Hello everyone, welcome back to Aurora classes. How are you all? I hope you all are doing well. So today I will discuss with you treasury bill, repurchase agreement and banker acceptance. इससे पहले हम कवर कर चुके हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर. सो ये क्या थे? मनी मार्केट का ही इंस्ट्रूमेंट थे ये पांचों, जिसमें से हम 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बाकी के 3 आज हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल इज नथिंग बट अ प्रोमिसरी नोट इशूड बाय द गवर्नमेंट अंडर डिस्काउंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड स्टेटेड देयरिन. अब देखिए, जो हमने पढ़ा था कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है और सीपी है, कमर्शियल पेपर है, वो कैसे फॉर्म में होते हैं? वो एक प्रोमिसरी नोट की तरह होते हैं. सो जो ट्रेजरी बिल है वो भी एक तरीके का प्रोमिसरी नोट ही होता है जो इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर उसको ज़रूरत होती है, जब उसको अमाउंट चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, तो वो आरबीआई के बिहाफ पे इशू करवाती है ट्रेजरी बिल. ठीक है. और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इशू करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है, हमारा सेंट्रल जो बैंक है वो इशू करता है. सो अब हम बात करते हैं कि ट्रेजरी बिल के टाइप्स कौन से हैं. ट्रेजरी बिल के 2 टाइप होते हैं, ऑर्डिनरी और रेगुलर. एक होता है एडहोक्स वाला. ऑर्डिनरी और रेगुलर का तो नाम से पता चल रहा है, जो रेगुलरली जो ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं, मीन्स जब भी नीड होती है, और ये सभी को इशू किए जाते हैं. मीन्स इसमें जो है पब्लिक भी अपना जो है पार्टिसिपेट कर सकती है. ऑर्डिनरी जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो इशू किए जाते हैं पब्लिक को. जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको भी, फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जब सेंट्रल गवर्नमेंट को नीड होती है, अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड होती है, तब वो आरबीआई के थ्रू जो है वो इशू करती है ट्रेजरी बिल्स को. तो ये वाले जो होते हैं ट्रेजरी बिल, उनको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी, जो आम पब्लिक के लिए भी है और सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी हैं. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एडहोक्स वालों की, तो एडहोक्स वाले सिर्फ इशू किए जाते हैं आरबीआई के फेवर में. अब आरबीआई क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है. अब ना तो इनको हम टेंडर के थ्रू सेल करते हैं, ना इनके लिए कोई ऑक्शन जो बोली लगती है वो लगती है. मीन्स इनके लिए कोई बोली, ऑक्शन, टेंडर ऐसा कुछ भी जो है इसके थ्रू सोल्ड नहीं किए जाते हैं एडहोक्स वाले सिर्फ आरबीआई के फेवर में इशू किए जाते हैं. और आरबीआई क्या करता है? जब उनको परचेज करता है तो आरबीआई उसके बदले में जो करेंसी नोट्स हैं वो इशू कर सकता है. और आपको पता होगा कि सिर्फ आरबीआई को अथॉरिटी है कि वो नोट्स जो है, करेंसी नोट्स जो है वो इशू कर सके. सो एडहोक्स वालों में यही डिफरेंस है. अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि एडहोक्स में क्या डिफरेंस है और ऑर्डिनरी में, तो यही है कि वो जो है आम पब्लिक के लिए भी होते हैं ऑर्डिनरी वाले, लेकिन जो एडहोक्स वाले होते हैं वो ओनली आरबीआई के फेवर में ही इशू किए जाते हैं. सो यही इसमें बोला गया है कि एडहोक सर्व करता है गवर्नमेंट को इन द फॉलोइंग वेज. कैसे? एक होता है कि जब उनका कैश बैलेंस जो है बिल्कुल अगर ख़त्म हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसको भरने के लिए वो क्या करती हैं? वो आरबीआई के थ्रू जो है आरबीआई के फेवर में इशू करती हैं. जैसे कि जस्ट लाइक स्टेट गवर्नमेंट गेट एडवांस फ्रॉम आरबीआई, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट एडवांस लेती है आरबीआई से, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेज फाइनेंस थ्रू दीज एडहोक्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फाइनेंस रेज कर सकती है? एडहोक्स के थ्रू. मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसके फेवर में इशू कर सकती है? आरबीआई के फेवर में. सो दे ऑल्सो प्रोवाइड एन इन्वेस्टमेंट मीडियम फॉर इन्वेस्टिंग द टेम्परेरी सरप्लसेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड फॉरेन सेंट्रल बैंक्स. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हाँ, ऑन बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी की बेसिस पे. अब अभी जो हाल फिलहाल में चल रही हैं वो 3 टाइप्स के हैं, और ये भी एग्जाम में पूछा गया था. अब टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल, उनको हम बिल्स भी बोलते हैं. एक तो 91 डेज़ का है, एक 182 डेज़ का है, और थर्ड वन इज़ 364 आएगा यहाँ पे. ये बाय मिस्टेक 354 टाइप हुआ है, 364 डेज़ का होता है. जो 91 डेज़ का है वो वीकली है, और बाकी के जो दोनों हैं वो 4 नाइटली होते हैं. ये आपको याद रखना है. पीरियोडिसिटी की बेस पे 3 टाइप्स के हैं, और यही एग्जाम में पूछा गया था. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं. आरबीआई, एसबीआई, जो भी बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और एलआईसी, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, पब्लिक कॉरपोरेट कस्टमर, आईएफसीआई, नाबार्ड, ये सभी क्या हैं? इसके पार्टिसिपेंट्स हैं. अब एक नेक्स्ट है जो हमारा मनी मार्केट का ही इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें आता है रीपरचेज एग्रीमेंट. अब रीपरचेज एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जिसमें कि हम दोबारा से खरीद लेते हैं, मीन्स बाय बैक करते हैं. अब एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बैंक है, बैंक ए है. अगर अगर तो मान लीजिए वो डीलर है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील करता है. अब एक चीज़ और कि जो ट्रेजरी बिल होते हैं उनको हम
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं। अब मान लीजिए जो बैंक ए है उसको नीड है पैसों की, ठीक है, अब उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, लेकिन आपको पता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या जो ट्रेजरी बिल है वो 1 ईयर के लिए हैं, ठीक है, लेकिन आपको बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए जो है अभी पैसे की ज़रूरत है और आप जो है उनको मैच्योरिटी पे ही आपको अमाउंट मिलता है, लेकिन आपको अभी ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हो, उनको किसी अदर ऐसे इन्वेस्टर को सेल कर सकते हो जो बाद में आपको फिर से उनको सेल करेगा, ठीक है। मीन्स जिसको नीड है वो क्या करेगा, एक ऐसा इन्वेस्टर ढूंढेगा जो शॉर्ट टर्म के लिए उससे वो खरीदेगा। अब बैंक ए क्या करेगा, इन्वेस्टर ढूंढेगा, अगर दूसरा बैंक उसको खरीदने को रेडी है तो वो उसको सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। जब बैंक बी उससे परचेज कर लेगा, मान लीजिए उसने 1 वीक के लिए, 1 डे के लिए या जितने भी टाइम पीरियड के लिए वो सेल की हैं, तो साथ ही उसने एक एग्रीमेंट किया है उसके साथ कि इतने टाइम पीरियड के बाद क्या है वो उसको दोबारा से सेल कर देगा, जिसने पहले सेल किया, मीन्स बैंक ए को वापस से सेल करेगा और बैंक ए उसे बायबैक करेगा, ठीक है। अब इसमें बी बैंक जो बी है उसको क्या बेनिफिट होगा, उसको बेनिफिट होगा कि बैंक ए जिस रेट पे आज उससे उसको सेल कर रहा है, जब बायबैक करेगा उससे ज़्यादा अमाउंट पे करेगा। मीन्स मान लीजिए कि 19 लाख जो है उसने अभी जब उसको सोल्ड किया तो उसने 19 लाख रुपीज़ लिए बैंक बी से, लेकिन जब वो उसको बायबैक करेगा एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद तो वो उसको 20 लाख में करेगा। तो जो इंटरेस्ट या बेनिफिट होता है बैंक बी का वो उसका डिफरेंस हो जाएगा, 19 और 20 लाख का जो 1 लाख का जो डिफरेंस है वो बैंक बी का बेनिफिट हो जाएगा। अगर इन केस ऐसा होता है कि जो बैंक ए है जिसने सेल की थी अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है, तब बैंक बी क्या कर सकता है, अपना पैसा कवर कर सकता है उन सिक्योरिटीज़ को सेल करके, अगर बैंक ए डिफ़ॉल्ट करता है तभी। अदरवाइज जो बैंक ए है उसने एग्रीमेंट किया है कि वो दोबारा से क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटीज़ को फिर से खरीदेगा, रीपरचेज़ करेगा, ये होता है रीपरचेज़ एग्रीमेंट। ये 1 डे, वीकली, मंथ ऐसे हो सकता है। अब एक नेक्स्ट टर्म आती है बैंकर एक्सेप्टेंस की, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बैंकर एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या कहता है कि एक बैंक एक्सेप्ट करता है जो एक अगर एक जो परचेज़र है अगर उसने कुछ परचेज़ किया है, इम्पोर्टर है, उसके बिहाफ पे बैंक क्या कहता है, प्रॉमिस करता है कि हाँ अगर इम्पोर्टर अभी पेमेंट करने के टाइम पे बैंक उसको पेमेंट करेगा। सो यहाँ पे होता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक इम्पोर्टर है एक एक्सपोर्टर है, इम्पोर्टर है इंडिया और एक्सपोर्टर है मान लीजिए अमेरिका। अब जो इंडिया है उसको कुछ गुड्स मंगवानी है अमेरिका से, ठीक है। अब अमेरिका में जो एक्सपोर्टर है वो उसको भेज तो देगा गुड्स, लेकिन एक्सपोर्टर है उसको ये रहेगा कि पता नहीं जो इंडिया का जो बायर है वो उसको टाइम से पेमेंट करेगा भी या नहीं करेगा, और जो इम्पोर्टर है उसको ये डाउट रहेगा कि पता नहीं एक्सपोर्टर जो है गुड्स भेजेगा या नहीं भेजेगा। अब ये एक दूसरे को जानते नहीं हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में वो एक दूसरे के नोन नहीं है, तो वो इसके लिए किसकी हेल्प लेंगे, वो बैंक्स की हेल्प लेंगे। अब जो इम्पोर्टर है वो अपने जो कंट्री का बैंक है वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जो है एक्सेप्टेंस लेगा कि जब जो है दूसरा जो एक्सपोर्टर कंट्री का जो है वो गुड्स सेंड कर देगा तो इम्पोर्टर बैंक उसको पेमेंट करेगा, और फिर इम्पोर्टर किसको करेगा, अपने इम्पोर्टर बैंक को करेगा। मीन्स जो इम्पोर्टर बैंक है वो इम्पोर्टर को लिख के देगा कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जब आपको गुड्स सेंड की जाएंगी तो मैं इतने जो है अमाउंट उसको एक्सपोर्टर बैंक को भेज दूंगा। अब इसमें 2 बैंक्स इन्वॉल्व हो गए, जो इम्पोर्टर बैंक है और जो एक्सपोर्टर कंट्री का बैंक है, वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, बट इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर एक दूसरे को नहीं जानते। सो यहाँ पे क्या होगा कि इम्पोर्टर अपने बैंक के पास जाएगा, वहाँ से उससे एक्सेप्टेंस लेगा, फिर एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर जब गुड्स भेजेगा तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं जो एविडेंस हैं गुड्स भेजने के, वो अपने बैंक को देगा। अब जो एक्सपोर्टर बैंक है वो इम्पोर्टर बैंक को देगा, इम्पोर्टर बैंक को जब पता चल जाएगा हाँ जो है गुड्स वहाँ से भेज दी गई हैं, तब जो इम्पोर्टर बैंक है वो एक्सपोर्टर बैंक को पेमेंट कर देगा। ये होता है बैंकर एक्सेप्टेंस। मीन्स जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होती है, बिफोर एक्सेप्टेंस द ड्राफ्ट इज़ नोट ऑन, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी ऑब्लिगेशन जो है बैंक पे नहीं होती है। मीन्स जब तक बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो इम्पोर्टर के बिहाफ पे पेमेंट करेगा, और अगर उसने गुड्स भेज दी हैं एक्सपोर्टर ने, तो बैंक लायबल नहीं है कि वो पेमेंट करेगा। लेकिन जब एक बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, इम्पोर्टर का बैंक एक्सेप्ट कर लेता है कि वो इम्पोर्टर के बिहाफ पे पेमेंट करेगा, तो एक्सेप्ट करने के बाद वो स्टैंप लगा देता है इम्पोर्टर बैंक कि हाँ वो एक्सेप्ट करता है, इम्पोर्टर के बिहाफ पे वो गुड्स भेजने के बाद वो जो है पेमेंट कर देगा।
तब जो है उसकी लायबिलिटी बन जाती है। यही था बैंकर एक्सेप्टेंस में। सो यही थे आज के 3 इंस्ट्रूमेंट, जिसमें जो ट्रेजरी बिल है हमें पता चला कि वो एक सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नीड होती है तब वो इशू करती है। आरबीआई जो है क्या करता है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इशू करता है। सेकंड हमने पढ़ा कि जो बैंकर एक्सेप्टेंस है, रीपर्चेज एग्रीमेंट है, उसमें जो बायर है वो एक प्रॉमिस करता है, एक एग्रीमेंट कर लेता है सेलर के साथ कि ठीक है मैं अपने जो है इसको दोबारा से बायबैक कर लूँगा एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद। और थर्ड वन है जो बैंकर एक्सेप्टेंस, उसमें इम्पोर्टर जो है प्रॉमिस करता, इम्पोर्टर जो है एक्सेप्टेंस लेता है अपनी इम्पोर्टेंट कंट्री के बैंक से कि उसके बिहाफ पे वो पेमेंट कर देगा, और एक्सपोर्टर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देगा, एविडेंस भेज देगा। उनको देखने के बाद जो है वो इम्पोर्टर बैंक जो है वो एक्सपोर्टर बैंक को पेमेंट करेगा। किसके बिहाफ पे? इम्पोर्टर के बिहाफ पे। ये होता है बैंकर एक्सेप्टेंस। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।